हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरी वेशभूषा से आपको पता चल गया होगा कि एक्सट्रीम विंटर्स आर स्टार्टिंग एंड फॉर सम पीपल यू हैवंट सीन दैट, सो दैट्स गुड। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किए थे पहले 4 प्रिंसिपल्स दैट वर हाउ पीपल मेक डिसीजंस। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अगले 3 प्रिंसिपल दैट विल बी डीलिंग विथ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर। मतलब एक इकोनॉमी में लोग इंटरैक्शन कैसे करते हैं, ये देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम इंटरैक्शन की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये वो इंटरैक्शन से बहुत अलग है जो हम एक दूसरे से करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू होने वाले इंटरैक्शन की। तो यहाँ पे सवाल उठेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली होती है नॉन इकोनॉमिक, एक होती है इकोनॉमिक। दोस्तों, माँ अपने बच्चे को पालती है, उसे कुछ चाहिए नहीं, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ पे कुछ भी लेन देन नहीं हो रहा। लेकिन एक बेबी सिटर भी बच्चे को पालता है, लेकिन पैसे के लिए, वहाँ पे जो लेन देन है वो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बना देता है। मतलब कि जिसको हम मन में पैसा या फिर कुछ भी, मतलब एक्सचेंज के रूप में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे दोस्त को कह दिया कि अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुझे पार्टी दूंगा, या मतलब कुछ भी, मतलब बाहर जाके खाएंगे। तो ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आपने कहा कि यार ये काम कर दे और उसने कर दिया बिना कुछ लिए या मांगे हुए, कुछ भी एक्सचेंज किए बिना, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, तो जब भी वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरैक्शन ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक्स, वी आर रेफरिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि लोग एक इकोनॉमी में एक्ट कैसे करते हैं। अगर इकोनॉमी का मतलब नहीं पता, इन बेसिक शब्दों का मतलब नहीं पता, तो पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और पहला पार्ट्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों ही वीडियोस में बार बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, दूसरा अब जो हमारा 5वां प्रिंसिपल था वो था कि मार्केट ट्रेड मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ। इसका मूल तत्व समझिए, मूल भाव समझिए कि ये कहना क्या चाहता है राइटर, या फिर मेनक्यू क्या कहना चाहते हैं। मेनक्यू इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स आई हैव एवर रेड, एंड इफ यू आर रीडिंग इट यू आर वेरी वेरी लकी, बिकॉज स्कूल की बुक से ज़्यादा इजी है इसकी बुक पढ़ना और समझना। ट्रेड मेक्स एवरीवन बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हमने जब छोटे होंगे तो ये कहावत सुनी होगी इंग्लिश की कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कि इसे बहुत सारे काम थोड़े थोड़े करने आते हैं, लेकिन किसी में इसकी मास्टरी नहीं है। दोस्तों, गलत थी सही थी, हम उसके तह पे नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फिलोसफी क्लास। हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि आप एक चीज़ की मास्टरी करो। अब फॉर इंस्टेंस 2 मुल्क ले लेते हैं। मुल्क मतलब अगर भारी लग रहा है तो मतलब देश। एक जगह पे अपना लेंगे भारत, भारत हमारा, और दूसरी जगह पे हम लेंगे यूएसए। ठीक है, भारत एक एग्रीकल्चरल देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड देश है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली इंडल्ज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। उनका जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन यूएसए में, दिस इज नॉट एग्रीकल्चरल, कृषि प्रधान देश नहीं है। यूएसए आर्म्स एंड एमुनेशंस में बहुत अच्छा है। मतलब हथियारों में। अगर यूएसए सोचे कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब सेल्फ सफिशिएंट नहीं कहेंगे, उतना तो वो कर ही लेते होंगे, मतलब
जो एग्रीकल्चर को अपना मेन मुख्य हथियार मतलब हथियार के साथ साथ मैं एग्रीकल्चर भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश करूं। मतलब मैं हथियार तो बना ही रहा हूँ, उसके साथ साथ क्यों ना मैं एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दूं। तो दोस्तों सोचो, यहाँ पे जो लेबर होगी आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाने वाली, वो इसमें ज़्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, एफिशिएंट होने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी अब समझ लेते हैं पहले तो क्या होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब इनपुट, कितना हमने इनपुट लगाया और कितना हमने आउटपुट लिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई विल गिव 100% इनपुट, लेकिन आउटपुट कितना होगा ये आपके ऊपर है। ठीक है। अगर आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा हुआ तो अपना मतलब कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, लेकिन कम हुआ तो मतलब आप लेस प्रोडक्टिव हैं। वैसे ही अगर ये आर्म्स एंड एम्युनिशंस वाले बंदे एग्रीकल्चर करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली लेस प्रोडक्टिव होंगे। अब लेस प्रोडक्टिव होंगे तो प्रोड्यूस लेस होगी, वेस्टेज ज़्यादा होगी। वेस्टेज ज़्यादा होगी तो इधर से भी आर्म्स एंड एम्युनिशन से भी जो मतलब होने वाली आय है, इनकम है या फिर प्रोड्यूस है, वो भी कम हो जाएगी और एग्रीकल्चर वाली भी कम हो जाएगी। अब भारत को भी यहाँ पे रख के देखो कि भारत के किसान सोचो कि हथियार बनाने में चले गए। अब वो हथियार तो शायद बने ना बने, लेकिन मतलब कुछ तो बनेगा। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। तो मतलब कहने का कि एक इकोनॉमी में, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो देशों की बात करते हैं, होल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में हम बात करते हैं, एक देश को या एक बंदे को वही करना चाहिए जिसमें वो एफिशिएंट है। क्योंकि वो एफिशिएंट होने के साथ साथ क्या करेगा कि दूसरों का काम आसान कर देगा। ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया कि भारत अगर अच्छे से एग्रीकल्चर ही करता रहे, यूएस से आर्म्स एंड एम्युनिशन ही करता रहे, मतलब बनाता रहे, दोनों प्रोडक्टिव होंगे और दोनों अपना जो वेस्ट है कम से कम करेंगे, प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे इसको। भारत कुछ एग्रीकल्चर का सामान यूएसए को दे देगा, यूएसए आर्म्स एंड एम्युनिशन भारत को दे देगा, जिससे कि इसका भी काम चल गया और इसका भी काम चल गया। क्योंकि अगर भारत आर्म्स यहाँ पे घर पे बनाने की कोशिश करता है शायद कॉस्ट ज़्यादा आती, क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना। कितनी बार आपने मम्मी को सुना होगा, सब्जी वाले से कहते हो कि भैया 1 किलो कितने का है? मैडम 20 रुपये किलो। 5 लेंगे लेकिन 15 रुपये किलो के हिसाब से। समझ रहे हो ना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जब किसी चीज़ की अमाउंट बढ़ जाती है तो उसके पीछे होने वाला जो उसकी कॉस्ट जो है वो कट हो जाती है। तो यहाँ पे जितनी मतलब यूएस से अच्छा प्रोडक्टिव होगा आर्म्स में, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी कम आएगी और कॉस्ट कम होने के साथ साथ ये कमाई ज़्यादा कर पाएगा और ट्रेड भी कर सकेगा। ठीक है। समझ में आया ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसीलिए ट्रेड को कहते हैं कि हमें जो, जैसे ताइवान ताइवान या चाइना चाइना फॉर एग्जांपल लेते हैं, वो एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, वो एप्पल का असेंबल करता है। ध्यान से अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन हो तो देखना, डिज़ाइंड एंड इंजीनियर्ड इन कैलिफोर्निया यूएसए, असेंबल्ड इन चाइना। दोनों काम अलग अलग देशों में हो रहे हैं। यूएसए डिज़ाइनिंग में अच्छा है, इंजीनियरिंग में अच्छा है, तो वो वहाँ पे रह के सिर्फ मोबाइल को इंजीनियर करता है, वो अपनी एक्सपर्टीज़ पे खेलता है ताकि उसकी कॉस्ट कम रहे। लेकिन असेंबली वो चाइना से लेता है जहाँ पर जो लेबर है वो सस्ती है। सो ऐसे चलती है वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई भी किसी का शत्रु नहीं, मतलब कि दुश्मन नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ मतलब कदम से कदम मिला के चलते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें एज मतलब कि एज एन इंडिविजुअल, अगर हम खुद खेती करने की कोशिश करें तो शायद हम टाइम भी वेस्ट करेंगे, पैसा भी वेस्ट करेंगे और शायद कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाए कि हम बियर ही ना कर पाएँ, हम भूख से मर जाएं, शायद उगे ही कुछ ना। इससे बढ़िया अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा और जो बना रहा है मतलब कि वो उगा रहा है खाना, मैं उससे ले लूँगा और लेके उसको पे कर दूंगा और वो मेरे को पे कर देगा, क्योंकि उसके बच्चे भी तो मेरे पास पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमने अब एक्सपर्टीज़ को ट्रेड कर लिया एक इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ पे इन दो कंट्रीज़ ने किया देशों के लेवल पे। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल। आई होप यू आर गेटिंग इट बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। अब जो दूसरा है
दूसरे वाला प्रिंसिपल जो है मतलब छठा प्रिंसिपल जो है वो है कि व्हाट आई वुड से या मार्केट्स आर बेटर ways to organize economic activities. अब इसमें दो पर्सपेक्टिव आएंगे। पहला पर्सपेक्टिव तो होगा द थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस। अब ये क्या होते हैं, उस स्कार्सिटी से कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम बाद में भी आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन द थ्री इकोनॉमिक्स क्वेश्चन क्या होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस में क्या होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये हमारा एक एस्पेक्ट हो जाता है यहाँ पे आगे। दूसरा प्राइस, अब इन पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि मार्केट किन तरह की होती है। एक होती है मार्केट ओपन मार्केट्स, ठीक है। दूसरी होती है सेंट्रलाइज्ड मार्केट। अब नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा कि ओपन मार्केट क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड मार्केट क्या होता है। लेकिन स्केप्टिसिज्म को ख़त्म करने के लिए और पर्दा उठाने के लिए तो बता देता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ तय करती है कि क्या चीज़ बनेगी, कितनी बनेगी, किसके लिए बनेगी और किस प्राइस पे सेल होगी। ये चारों चीज़ें कौन तय करेगी? गवर्नमेंट। लेकिन ओपन मार्केट में हम और आप तय करते हैं कि क्या चीज़ बनेगी, कितनी बनेगी, किसके लिए बनेगी और उसका प्राइस क्या होगा। और अगर आप पूछेंगे कि इंडिया में क्या होता है, तो ये दोनों चीज़ें, इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो सेंट्रलाइज भी है, ओपन भी है। अब इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट अगर बताएगी हमें कि क्या प्रोड्यूस करना है। सोचो गवर्नमेंट ने अभी 3 फार्म लॉस किए, उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा किया होगा, लेकिन किसानों ने धरना लगा लिया, बैठ गए, तो क्योंकि उनको लगा कि वो उनके फेवर में नहीं है। वैसे ही सेंट्रलाइज इकोनॉमीज इसलिए ज़्यादातर फेल होती हैं क्योंकि वो समझने में असफल हो जाती हैं कि लोगों को असल में चाहिए क्या, या लोग किस चीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है ना, और कितने प्राइस पर करना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर बैठा कोई भी समझ नहीं सकता। लेकिन फिर आप कहोगे कि इतनी बड़ी मार्केट खुद प्राइस कैसे डिसाइड कर लेती है। इसका भी एक एग्जांपल है। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है और आप रोज़ मीठा खाने लग जाएं, तो एक समय पे बॉडी आगे कहेगी, आपको मन कहेगा कि और नहीं खाना, है ना। वैसे ही मार्केट होती है। मार्केट में जब चीज़ के भाव बहुत बढ़ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप कम लेना शुरू कर देते हैं, और जब आप कम लेना शुरू कर देते हैं तो मार्केट में वो भाव किसी चीज़ का वहाँ पे वापस आ जाता है जहाँ पे वो पहले था। फिर आप फिर से खरीदना शुरू करते हैं, फिर से बढ़ जाता है, फिर से कम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि हम सब जो हैं वो 4 प्रिंसिपल्स पे डिसीजन लेते हैं, पहले वाले 4 प्रिंसिपल्स में, ठीक है ना। वैसे ही हम सब एक जैसा ही सोचते हैं, तो जब एक जैसा ही सोचेंगे तो मार्केट का बिहेवियर जो होगा एक जैसा ही होगा, क्योंकि हम जैसे डिसीजंस लेंगे सारा मार्केट वैसे ही एक्ट करेगा ना। अब जैसे एक बंदा अगर सोच समझ के ले रहा है तो बाकी अगर बंदे भी सोच समझ के लेंगे तो ओवरऑल मार्केट भी तो सोच समझ कर ही लेगी ना। तो यही चीज़ होती है। आप इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, फॉर दैट मैटर कोई सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ सकते। आपको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, इन सबको कनेक्ट करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे, आई होप
यू आर गेटिंग द पॉइंट कि मार्केट कैसे अपना दाम खुद मतलब कि डिसाइड करती है। अब एक एग्जांपल दूंगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। इंडिया में सबसे फेमस दो खेल हैं, फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल से भी ज़्यादा मैं कहूँगा क्रिकेट, क्योंकि गली गली में खेला जाता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ब्रॉडकास्टर्स को क्या पता है कि हमें क्या दिखाना है टीवी पे, क्रिकेट। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेंगे। ये जो बायलैटरल आप देखते हैं, दो देशों के बीच सीरीज होती है, जैसे इंडिया भी साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा या न्यूजीलैंड के साथ खेला था, तो ये कौन तय करता है, कैपिटलिस्ट। इनडायरेक्टली कैपिटलिस्ट ही करते हैं ना, इनडायरेक्टली कैपिटलिस्ट करते हैं, लेकिन असल में आईसीसी करता है। लेकिन आईसीसी को पैसा चाहिए तो वो ब्रॉडकास्टर पे डिपेंडेंट होगा। तो ब्रॉडकास्टर तो कहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा खिला सकते हो खिलाओ, और इंडिया में खिला सकते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस बहुत है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन कंट्रीज़ में मेनली क्रिकेट देखा जाता है, सबसे ज़्यादा तो इंडिया में देखा जाएगा। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस ज़्यादातर इंडिया में, इंडिया के लिए। समझ आ गया कैसे डिसीजन लिया जाता है। अब प्राइस की बात अगर करें तो आप देखेंगे कि चेस के मैच के मुकाबले क्रिकेट के मैच के जो एंट्री फी होगी या टिकट होगी बहुत महंगी होगी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट देखने वालों की डिमांड ज़्यादा है बजाय कि चेस को देखने वालों की। और अगर ऐसा होता है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस क्या होते हैं। ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी कोई चीज़ कम है ना, तो लोग उसको महंगाई भी तो बेचेंगे ना, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली क्रिकेट की प्राइस का, टिकट का प्राइस ज़्यादा होता है चेस के मुकाबले। अगर चेस भी उतनी पॉपुलर होती तो शायद चेस का प्राइस भी उतना होता। अब सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम आने वाली है, तो पहले तो वो टिकट बहुत महंगी बिकेगी, 700-800, शायद ब्लैक में भी बिके। धीरे धीरे लेकिन वो टिकट अपने पुराने दाम पे आ जाएगी। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है प्राइस? ये हम और आप मिलके कर रहे हैं। होप यू आर गेटिंग दिस वन पॉइंट ऑल्सो। एक्चुअली जो ओपन मार्केट वाला सिस्टम है, इसके पीछे भी एक कहानी है, आपको समझा दूं। एडम स्मिथ ने एक लिखी थी 1776 में बुक, द इंक्वायरी इनटू द वेल्थ एंड नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसको हम इन शॉर्ट वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। 1776 में अमेरिका भी आज़ाद हुआ था, आज़ाद कह सकते हैं, हाँ, चार्टर साइन हो गया था। मतलब इतना, मतलब हिस्ट्री में मत जाइए, सिर्फ इतना समझिए कि वहाँ पे इंडिविजुअल, जो आप देखेंगे इंडिविजुअलिज्म अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, कि लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोचें। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने, वहाँ पे नहीं, मतलब इंग्लैंड में रह के ही यही कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, कि पीपल शुड थिंक ऑफ देमसेल्व्स। क्योंकि वो अगर अपने बारे में सोचते हैं तो कई बार वो देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग अब हंसेंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नीता अंबानी तो यार बहुत पैसा खर्च करती है, मतलब रोज़ रोज़ नए कप नए, अगर ऐसा होता भी होगा तो आई एम नॉट कमेंटिंग, मतलब आई एम जस्ट गोइंग बाय द रूमर्स, अगर ऐसा होता भी है तो इट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि इकोनॉमी में वो पैसा जाएगा, पैसा जाके वो रोटेट होगा। वो जैसे मैंने किसी का कांच तोड़ दिया, अब वो पैसा कैसे फ्लो होगा, देखिए पहली बात तो कांच वाले को पैसा जाएगा, दूसरी बात वो कांच को रिपेयर करने वाले को पैसा जाएगा, रिपेयर करने वाला भी आगे जाके खर्च करेगा, वो खर्च करेगा तो वापस किसी के पास जाएगा। वो ऐसे ऐसे जो मतलब पैसा वो रोटेट होता रहता है, और जितना रोटेट पैसा होगा उतना ही बढ़ता जाएगा। इकोनॉमी में जितना पैसा रोटेट करोगे उतना पैसा बढ़ता है। इसीलिए तो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक खरीद के प्रॉफिट लेके दोबारा स्टॉक्स में लगा देते हैं, वो प्राइस और बढ़ जाता है। जब प्राइस और बढ़ जाता है तो वो और खरीद लेते हैं, मतलब इन द सेंस वो और प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो ज़्यादा सिंपल रखेंगे कि तीन चीज़ें होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस और प्राइस। ओपन मार्केट में ये लोग, मैं और आप तय करते हैं, सेंट्रलाइज मार्केट में ये गवर्नमेंट तय करती है। और एक और चीज़ आएगी इसमें, लेसिस फायर, FIRE नहीं, FAIRE, LEZFAIRE,
ISSI ऐसा कुछ स्पेलिंग है लेसिस फायर, आप सर्च कीजिएगा टर्म को, जहाँ पे एडम स्मिथ ने कहा था कि गवर्नमेंट शुड हैव मिनिमम इंटरवेंशन इन द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। एडम स्मिथ के हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत छोटा रोल होना चाहिए इस इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज आवर 6th प्रिंसिपल। अब 7वें प्रिंसिपल और आज की इस वीडियो के आखिरी प्रिंसिपल पे जाएंगे। और वो है कि गवर्नमेंट कैन मेक रन द इकोनॉमी बेटर। अगर क्या हो गया कि अगर एडम भैया ने कह दिया कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, अब थ्योरीज तो फेल होती हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं फेल हुई। क्या हुआ कि 1776 में एडम स्मिथ ने कहा था कि लेसिस फायर, गवर्नमेंट का कम से कम कंट्रोल, लेकिन साल आया 1929। अब जिन लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ रखी है वो या तो उनको पता चल गया कि मैं क्या कहने वाला हूँ, या वो सोच रहे होंगे कि कुछ तो हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। इसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। क्या कहते हैं? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। देखिए, अब हमारी इकोनॉमी जो है ना वो वर्ल्ड लेवल पे ऑपरेट करती है, तो मतलब अगर एक देश पे कोई इफेक्ट आता है तो उसका इफेक्ट दूसरे देशों पर भी देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आपको कहीं स्टॉक मार्केट में अगर पैसा वगैरह लगाना है तो पहले इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़िएगा, ठीक है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, मार्केट्स क्रैश हो गई अमेरिका की, और उसका प्रभाव इटली, जापान, जर्मनी तक में देखने को मिला। उसमें कौन था? उसमें फिर उस स्थिति में एक नए इकोनॉमिस्ट का जन्म हुआ, मतलब जन्म तो नहीं हुआ, जन्म तो हो चुका था काफ़ी साल पहले, लेकिन जो कहते हैं कि कद का जन्म हुआ या फिर कुछ भी समझ लो, काइंस नामक इकोनॉमिस्ट का जन्म हुआ। उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। और जो हम आज आगे जाके फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसीज या कोई भी पॉलिसी, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज वो इस काइंस की या केन्स की थ्योरी, केन्जियन थ्योरी की देन है। जो भी आज हम देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है, मतलब कम, हाँ कभी बार करनी भी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जो हैं हमें काइंस ने दी। लेकिन केन्स ने मेनली क्या कहा कि गवर्नमेंट के क्या रोल होने चाहिए। गवर्नमेंट के रोल होते हैं मेनली 4 से 5, मेरे दिमाग में भी 4 हैं, तो आप भी एक आधा देख लीजिएगा, ठीक है। दिमाग में 4 का मतलब मेन 4 ही हैं, बाकी 1-2 ज़्यादा इधर उधर से हो सकते हैं, आप इकट्ठे कर सकते हैं। पहला है इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। दूसरा, सेव फ्रॉम एक्सटर्नैलिटीज। तीसरा, टू सेव मार्केट फेलियर। और चौथा, फिल अप एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। पहली चीज़ एक एक करके अब इनको डिस्कस करते हैं कि पहली चीज़ है इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स का अर्थ क्या हुआ? प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब
अगर सोचो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट हो ही ना हमारे देश में, हमारे देश में कहा जाए कि ये जो घर में आप रह रहे हैं ये सरकार ने आपको दिया और ये सरकार कभी भी आपसे ये घर वापस छीन सकती है। अगर आपने कोई इन्वेंशन किया तो उसका पेटेंट गवर्नमेंट खुद अपने पास रखेगी और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। तो सोचिए कोई इन्वेंशन करेगा या फिर कोई ऐसी कंट्री में रहना पसंद करेगा ना? ऐसा नहीं होगा, समझे। इसीलिए गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी राइट्स देने पड़ते हैं, मतलब उनको बचाना पड़ता है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ खरीदी तो वो मेरी है और गवर्नमेंट को उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। कि अगर मेरे से कोई चीज़ कोई चोरी करके ले गया तो गवर्नमेंट मुझे कहे, गवर्नमेंट मेरे को ये कम से कम तो एक एश्योरेंस तो देगी ना कि वो मेरी चीज़ है और मेरे को वो हेल्प करे कि उसको मैं फाइंड आउट कर सकूं। या फिर जैसे मैं यहाँ पे घर पे रह रहा हूँ तो मेरे घर पे आके वो कहे ये मेरा घर है, तो मैं कोर्ट में जाके पेपर्स रख दूंगा, मेरे पास ये पेपर्स हैं, तो गवर्नमेंट कह सकती है कि ये इसका घर है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने मेरे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उनको एनफोर्स कर दिया। प्रॉपर्टी का मतलब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं होता जो कि हम समझते हैं घर वगैरह, वो नहीं। प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी, जैसे मोबाइल का एक बिल है तो वो बिल क्या है, एक प्रूफ है कि ये जो मोबाइल है ये मेरे को बिलोंग करता है। अब वो बिल को मान्यता कौन देती है, सरकार। अगर सरकार नहीं होगी तो फिर उस बिल को मानने वाला कौन होगा, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपको दूं तो अगर नोट होता है एक कागज़ का, अगर देखा जाए तो वो है तो एक कागज़ ही ना। जिस दिन गवर्नमेंट कह देगी कि हम नहीं मान्य करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने आके कह दिया था कि भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी राइट्स या कह लो कि कॉन्फिडेंस उस नोट में से, उस कागज़ के टुकड़े से उठा दिया। तो अब जब कॉन्फिडेंस चला गया लोगों का उस नोट में, उस तो फिर वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया, ठीक है। तो कागज़ का टुकड़ा जो है वो किस पे टिका है, कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस कौन देता है, गवर्नमेंट। तो अगर इकोनॉमी में प्रॉपर्टी राइट्स नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगी, ठीक है ना, या गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस ही नहीं देगी कि आपने जो चीज़ खरीदी है वो चोरी नहीं होगी, या कोई और उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं घोषित कर सकता, तो क्या कोई इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा। सॉरी, इन्वेस्टर फिर ही यहाँ पे आएंगे ना कि जो आपकी प्रॉपर्टी अगर सरकार अच्छे से सेव कर रही है, ठीक है ना, तो ही इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा। और अगर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रही सरकार कि जो आपकी चीज़ है वो आपके पास रहेगी, या फिर चोरी, या फिर आप कुछ बनाते हुए हैं तो वो चोरी कर ली है, या तो खुद या किसी और के द्वारा, या कोई और आपकी चीज़ चोरी कर रहा है और सरकार कह रही है हम तो कुछ करेंगे नहीं, तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी राइट्स दे। दूसरा, सेफ फ्रॉम एक्सटर्नैलिटीज़। सोचो मैंने एक फैक्ट्री लगाई, मेरा टर्नओवर कोई 1000, 2000, 3000 करोड़ का है, हो सकता है कभी भी, ठीक है। लेकिन उस चक्कर में मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहा हूँ, पानी गंदा नदियों में फेंक रहा हूँ, बहुत गंदा धुआं फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो आसपास रहने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस स्टेज में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरे को कहेगी, ऑर्डर देगी कि इन चीज़ों को रेगुलेट करो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे है ही नहीं तो मेरे को कौन कहेगा कि मैं तो अपना मस्त हूँ 2-3 हज़ार करोड़ कमा के, लेकिन उन लोगों का कौन सोचेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सटर्नैलिटीज़ से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिल अप एम्प्टी स्पेसेस का मतलब जैसे क्रॉप इंश्योरेंस होता है। अब कौन सी कंपनी क्रॉप इंश्योरेंस देगी, क्योंकि सबसे रिस्क ज़्यादा उसमें ही है, क्योंकि क्रॉप तो नेचुरल सी चीज़ है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो वो तो एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को कभी कोई बिजनेस नहीं उठाएगा। तो वो लायबिलिटी उठाती कौन है, सरकार उठाती है। तो वहाँ पर भी सरकार को चाहिए, सरकार चाहिए हमें।
अब ये मैंने लास्ट के लिए सेव करके रखा क्योंकि ये मेरा फेवरेट पार्ट है। क्या आपने सोचा है कभी कि पीछे एक नाम यस बैंक फेल होने की कगार पे था, लेकिन उसे सरकार ने क्यों बचा लिया? क्योंकि सोचो, अगर आपने वहां पे 1 लाख रुपए रखा होता बैंक में, और बैंक को हम सबसे सेफ जगह मानते हैं, और अगर बैंक में भी वो चीज़ रातों रात इज इक्वल टू 0 हो जाती, तो सोचो क्या आप अपना बैंक में पैसा रखते? आप कहते कि मेरा जितना पैसा है मैं सारा बैंक से निकालूं, सारे लोग पहुंच जाते बैंक पे। बैंक में जब सारे, तो पैसा तो बैंक नहीं दे पाता इतना, क्योंकि कैश तो हमारे पास उतना होता ही नहीं है, ठीक है ना, नंबर ज़्यादा होते हैं, कैश तो हमेशा ही कम होता है। तो अगर ये यस बैंक को सरकार नहीं बचाती तो शायद सारा कॉन्फिडेंस चला गया अभी नोट की तरह, तो नोट सब फेंक देंगे। वैसे ही हम बैंकिंग सेक्टर को फेंक देते, बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरी हिट खाता, और बैंकिंग सेक्टर जो है सोच के चलो कि फेल हो जाता। सब अपने घर पे पैसा रखते, बैंकिंग सिस्टम में सोचो पैसा ही नहीं है बैंकिंग सिस्टम, और बैंकिंग सिस्टम में पैसा ना होने का मतलब इकोनॉमी ठप हो गई, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक की वो रुक जाएंगी, ट्रांजैक्शन रुका तो बिजनेस रुक जाएगा, बिजनेस रुका तो इकोनॉमी रुक जाएगी, ये सारा सर्कल चलेगा। सोचो मतलब एक इतने एक चीज़ इकोनॉमी में क्या कर सकती है। दैट इज द पावर ऑफ वन कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। यस बैंक का आपको पता है शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 400 के करीब पहुंच गया था, आज उसका प्राइस है 13 से 14 रुपए। ये सब कॉन्फिडेंस की बात होती है। जब यस बैंक पे कॉन्फिडेंस था लोगों तो खरीदने शुरू कर दिए शेयर, तो 400 तक तो पहुंच गया, लेकिन जब एकदम से कॉन्फिडेंस आया नीचे तो यहाँ पे आ गया। तो ये मैटर होता है कॉन्फिडेंस का इकोनॉमी में, चाहे वो लोगों पे हो चाहे वो किसी पर भी हो। ये हो गया यस बैंक, ये हो गया शेयर प्राइसेस, और एक और चीज़ डिस्कस करनी थी मुझे। हाँ, फिर यस बैंक को कैसे बचाया? यस बैंक को बचाया कि एसबीआई ने यस बैंक का मेजर स्टेक खरीद लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि सरकारी बैंक है, वो मेजर स्टेक यस बैंक का ले लिया अपने अंडर और खुद उसको रन करना शुरू कर दिया, और आज भी यस बैंक चल रहा है। तो आई होप आपको ये सारा चक्कर जो है वो समझ में आया होगा, बिकॉज these are very interesting principles, and sorry for once again for my voice because I am recording at night once again, लेकिन whatever it is, sorry, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा आई होप। एंड इफ यू हैव एनी comments, queries and anything, please do comment below and meet you in the next video. Till then, thank you and have a nice day. Good night whenever you're watching it.